हाँ नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4th व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि हैदराबाद से दिल्ली की तरफ सफ़र होता है। आज दिल्ली से हैदराबाद की तरफ अब हम सफ़र करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सैयद बाकर साहब। मसला होगा कश्मीर का, जो कि इस वक्त बहुत ही संजीदा है। दरअसल हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह साहब, वो कह रहे हैं कि इस गैंग का मतलब क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये डीटीसी में जो तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर बकौल अमित शाह साहब गैंग बनाकर इलेक्शन लड़ रही हैं, दरअसल उस गैंग का भी क्या मकसद है? देखिए, अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा अमित शाह साहब के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में तो वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक जमहूरियत में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती हैं। इसके असल मकसद क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सैयद बाकर साहब जो है वो हमारा प्रोग्राम होस्ट करते हैं मुबाहिसा, और उसके अलावा कश्मीर का जो बुलेटिन जाता है उस पर गहरी नज़र, उनका सब कुछ देख रेख जो है सैयद बाकर साहब करते हैं। और पिछले 7-8 सालों से लगातार गली कूचे और हर बुरे अच्छे हालात पर उनकी गहरी नज़र रही है और लगातार बनी हुई है। क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर कश्मीर के गोशे गोशे में पाए जाते हैं, उनके तमाम राब्ते सैयद बाकर साहब के साथ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बाकर साहब से ये जानने की कि वो इस तमाम मामलात को किस नज़रिए से देख रहे हैं, और फिर तमाम कई और जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं उन हजरात से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं खैर मकदम करता हूँ 4th व्यू में बाकर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने मुझे जो है मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून व मशकूर हूँ आपका। मेरी आवाज़ मिल रही है क्लियर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बेहतरीन आपकी आवाज़ मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सवाल आपसे सीधे हम जो है लंबी गुफ्तगू ना करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक पहला सवाल ये है कि अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ये गैंग है, तो गैंग तो बेसिकली ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल्स के लिए। तो आप इनको, ये वाकई कोई क्रिमिनल्स का गैंग है या फिर जमहूरियत में हिस्सा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं? किस नज़रिए से आप देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वाहिद साहब, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ये जो वर्ड है ये शोभा नहीं देता। एक वज़ीर दाखिला अगर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की इस्तिलाह का वो इस्तेमाल करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ नॉट द पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज वी कैन से हियर। बट इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। यानी अगर हम देखें बीजेपी की जानिब से जो कुछ अप्रोच है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हैदराबाद के हवाले से बात करें, तो ये अप्रोच टोटली अनपार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज जिसको कहा जाए वो चीज हो रही है। तो बिल्कुल या तौर पर ठीक है, अगर कोई नहला दहला किस्म का अगर कोई जो है आपका कार्यकर्ता अगर इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करता है, देन दे कैन विड्रॉल दैट, वी डोंट हैव एनी रिलेशन फ्रॉम दैट। बट एक वजीरे दाखिला हैं, वो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, तो ये बिल्कुलिया तौर पर शोभा नहीं देता। लेकिन इसी तरह की जो है पॉलिटिक्स चल रही है, एक मामूली किस्म के, वो भी आपने डीडीसी इंतखाबात को मुतारफ करवाया, वो भी मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कंट्रोवर्शियल है। आपने किया, आपने ये बताया कि हम ये इलेक्शंस करवा रहे हैं ताकि हम तरक्की चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन किस मौके पर आप ये इलेक्शंस कर रहे हैं ये भी एक तनाज़ा है। लेकिन बहरहाल किसी ने अगर इत्तेहाद बनाकर वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड लाइक गैंग? सो बहरहाल भाई साहब, जहां तक आप कह रहे हैं गैंग का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल या तौर पर ये गैर मौजू है। आप ठीक है, आप जो कुछ पॉलिसी है उस पर बात कीजिए, लेकिन ये जो गैंग गैंग इसी तरह की, न सिर्फ ये गैंग की बात है, बल्कि गद्दार कह देना, एंटी नेशनल कह देना, बल्कि जो है ऐसी बातें करना जो बिल्कुल या तौर पर शोभा नहीं देती। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो कुछ अभी डीडीसी इंतखाबात में चल रहा है, तो वो सब कुछ हम कह सकते हैं कि अजीब सा माहौल है। और दिल्ली से अगर बात जाती है मामूली मकामी इंतखाबात के लिए, तो ये एक शॉकिंग है भाई साहब, मैं कहूँगा। नहीं, ये तो मामूली, ये शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपके हैदराबाद के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक में अगर दिल्ली से बातें जा रही हैं, तो फिर वो तो फिर भी एक स्टेट है और जिस पर तमाम दुनिया की नज़र बनी हुई है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बहुत कम लफ्ज़ों में कि दरअसल क्या जो जिस तरीके से हिंदी मीडिया भी एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना
चाइना से की बुलाकर जिस तरीके से बात की, चाइना को इन्वॉल्व करके फारूक अब्दुल्ला साहब ने, ये एंटी नेशनल है इसलिए गैंग कहा जा रहा है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने झंडा ना उठाने की बात को कहकर एंटी नेशनल की बात की है। तो ये तमाम बातें हैं। दूसरी तरफ दूसरे झंडे को लेकर भी शामिल किया महबूबा मुफ्ती ने, जबकि दो झंडों को झंडे 24 घंटे उठाए रखते हैं, वो दूसरे वाला नागालैंड में, उसके खिलाफ ना मीडिया बोलता है, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना सरकार बोलती है। तो ये तमाम जो है इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं? चंद अल्फाज में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और साहब यहाँ पर मैं कहूँगा डीडीसी इंतखाबात के मामले से लेकर ये जो गैंग कहने वाली बात है, यहाँ तक अगर हम देखें तो ड्वेल स्टैंडर्ड वी कैन सी इन द बीजेपी मीन्स सारा जो ग्रुप है इनका, हम इनको गैंग नहीं कहेंगे, लेकिन जो है ये इनका जो अप्रोच है इसी तरह का चल रहा है, यानी ड्वेल स्टैंडर्ड हर मकाम पर आपको नजर आएगा। जिस तरह से अभी आपने नागालैंड की बात की, नॉर्थ ईस्ट रियासतों की बात अगर हम करें तो सारी चीजें जो जम्मू कश्मीर में ये इसको डिनाइल कर रहे हैं, वहां पर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, वहां पर वो सारी चीजें सुविधाएं खुसूसी बात है। अगर आप, मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा जो कुछ जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो यानी हम जरूर कहेंगे कि कार्रवाइयां हो रही हैं, डीडीसी के इंतखाबात हैं, बीजेपी अपनी सारी ताकत जो है, तवानाई जो है जम्मू कश्मीर में झोंकती हुई हमको नजर आ रही है। भाई आपने काम किया है तो आपको इतना शोर शराबे की जरूरत क्या है? ठीक है, वो अगर इंतखाबात में उतरते हैं तो वो उनका फैसला लोग करेंगे, उनका क्या कुछ मामला था। जहां तक अब जिस तरह से अगर हम देखें एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, जो कार्रवाइयां इस वक्त चल रही हैं, वो क्या कह रही हैं? दरअसल बहुत सारी बातें हैं, यकीनन बहुत सारी, इसको जो है वक्त लग जाएगा, लेकिन सबसे मुद्दे जो इस वक्त जो है जेर बहस हैं, जो बीजेपी का अप्रोच है वो यही है कि जम्मू कश्मीर से हम करप्शन खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में औरतों को उनके राइट्स दिलवाएंगे, जम्मू कश्मीर हमारा जो है ताज है। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर आपका ताज है तो ताज के साथ अदब के साथ पेश आया जाता है। मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा आपके पास मोहब्बत नहीं है तो ठीक है, लेकिन एहतराम के साथ काम लें, नरमी के साथ काम लें। अगर आप इसको ताज कह रहे हैं तो ताज की तरह उसको ट्रीट करें। अगर आप अपने जो कदम उठाकर उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये ना हो सकता है, ना जो है ये जो है मुमकिन बात है। आप अगर किसी को ताज कह रहे हैं अपने सर का, तो उसको सर पर जिस तरह से रहना चाहिए, जो उसका एहतराम है, उस तरह से आप पेश आइए। उसका मकाम यकीनन जो है खुसूसी है, मखसूस है, अगर आप उसको ताज कहते हैं तो। अगर नहीं कहते हैं तो जो कुछ आपकी कार्रवाइयां चल रही हैं, जो कुछ मामला आपके चल रहे हैं, जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ पर पॉलिसी आपकी दुरुस्त होने की जरूरत है। आप सिर्फ डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें इसकी जो लाइंस है उसको आपने इस तरह से कर दिया है जिसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। ये पार्टियां, जो आपने सवाल किया है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब के मुतालिक जो कहा जा रहा है या महबूबा मुफ्ती के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, भाई ये तो आपके साथ अलायंस में रहने वाले लोग हैं। इनके अगर पिछले बयानात भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बयानात है, ये नई बात नहीं है। जब तक ये अलायंस में होते हैं तब तक ये गैंग नहीं होते, और जब ये आपस में अलायंस करें तो ये गैंग हो जाते हैं। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया बाकर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके साथ बिल्कुल इंशाल्लाह खड़े हैं। और दोस्तों, अभी हम चलेंगे सीधे कारगिल और कश्मीर से सज्जाद कारगिली साहब को अपने साथ जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे जानने की, दरअसल वो ये तमाम सवालात हैं, कुछ नए सवालात भी होंगे उनसे, और कोशिश करेंगे कि वो इसे किस तरीके से देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाकर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं कारगिल। तो सज्जाद साहब, खैर मकदम है आपका 4 TV पर मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इस वक्त आपके यहाँ सुना जा रहा है काफ़ी खुशी का माहौल है, लोग जो है इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं, लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ अलबत्ता थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि गैंग हिस्सा ले रहा है। तो दरअसल मेरा सवाल पहला तो ये है कि खुश कितने हैं ये बताएं, फिर मैं इस मुद्दे पर भी आता हूं कि आपके इन चुनाव को लेकर जो खुशी का माहौल है वो किस लेवल का है। जी वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इन दिनों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात चल रहे हैं जी। बीजेपी के बगैर कोई भी खुश नहीं है इन इंतखाबात से, क्योंकि एक पार्टी ही है जो बीजेपी, जिसे फुल जो है वो कैंपेनिंग की परमिशन मिल रही है। बाकी जो जितने भी बीजेपी के मुखालिफ लोग हैं, ख़ासकर जो पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन से वाबस्ता जो कैंडिडेट्स हैं, उनको मुख्तलिफ बहानों से कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं मिल पा रही है।
उन्हें तरह तरह सिक्योरिटी के मुख्तलिफ बहानों से जो है वो उन्हें खुली छूट नहीं दी जा रही है ताकि वो DCC इंतखाबात में हिस्सा लें, वो मुहिम में शरीक हों। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ सब जो है वो देख रहे हैं कि जमहूरियत का जो खुले आम जो एक मजाक सा बन गया है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कल एक यूथ लीडर PDP के वहीदुर रहमान पारा, जिन्हें NIA के ज़रिए जो है वो पकड़ा गया, और आपको मालूम है कि मुख्तलिफ बहानों से एक किस्म का, जिसको महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंटिमिडेशन किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है मुख्तलिफ बहानों से। तो ये इस तरह का एक सिलसिला है कश्मीर के अंदर। बाकी आपको मालूम है दूसरी तरफ रोशनी के नाम से, और इधर एक तरफ देखेंगे हमारे जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह जी, उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को गुपकार गैंग का नाम दिया है। और ये एक न थमने वाला एक पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बीजेपी की तरफ से चल रहा है, जो अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को न सुनना पसंद कर रहे हैं, न कोई डिसेंट जो है वो देखना पसंद कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे ये आपसे इस जो मेरा नज़रिया है, हालांकि हिंदी मीडिया चाहे जो कहता रहे, दूसरी पार्टियां जो चाहे कहती रहें, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ ये पूछने का था आपसे कि जिस तरह की सूरत हाल आपने बताई, क्या गैंग कहकर यही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को इतना उकसाए कि वो जो यहाँ पर इस वक्त जो एक माहौल बना है कि चलिए किसी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए और स्टेट को खोला जाए, वो चाहते हैं कि ये तमाम जो लोग जुड़कर इलेक्शन लड़ रहे हैं ये ना लड़ें और आसानी से भारतीय जनता पार्टी को ये यहाँ की सत्ता सौंप दें, या फिर ये गैंग कहलाने के लिए तैयार रहे? तो कुल क्या चाहती क्या है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के? क्या ये लोग हिस्सा ना लें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ये था कि उनको ये गुमान था कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बिल्कुल इन इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगी और पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम मुत्तहिदा तौर पर इंतखाबात में शिरकत करेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगा। तब से उस दिन से जो है बीजेपी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ होते हैं तो बीजेपी की जमानत जो है वो जब्त हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक ऐसा गुस्सा है 5 अगस्त की सिचुएशन के बाद कि जहां लोग बिल्कुल भी एक किस्म का परेशानी से जूझ रहे हैं और वो कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां रियासत की शनाख्त को खत्म किया गया, एक स्टेट को फुल फ्लेज स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। तो इस चीज़ को लेकर जम्मू के लोग भी गुस्से में हैं, कश्मीर के लोग भी गुस्से में, और एक अक्सरियत लद्दाख में भी लोग जो है काफ़ी गुस्से में है बीजेपी के इस फैसले की तरफ से, एक तरफा फैसले की तरफ से। DGC के इंतखाबात को लेकर इनको यही लग रहा था कि शायद PAGD जो है पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इसमें शरीक नहीं होगी, लेकिन जो ही ये ऐलान होता है कि PAGD जो है इसमें शरीक होगी, तभी से बीजेपी की तरफ से एक मुहिम जो है शुरू की गई है, किसी न किसी तरीके से इनको इंटरनेशनल करार देना, प्रो पाकिस्तान करार देना, प्रो चाइना करार देना, ताकि एक उनके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए जम्मू कश्मीर लेवल पे भी और देश के। अब आखिरी जवाब दे दीजिएगा, मैं बड़ा सख्त सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। सवाल ये है जनाब कि मैं अगर ये कहूँ कि ये तमाम जिन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी गैंग कह रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मिलकर कश्मीर की जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है, जिस तरीके से चूंकि बहरहाल चाहे वो गैंग बन के पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं तो भी वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत का साथ दे रहे हैं और पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति को सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि वो एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसका अनाउंसमेंट किया गया है और सभी लोग अगर हिस्सा ले रहे हैं तो इंटरनेशनल जगत में पूरी तरह से ये तमाम पार्टियां ये साबित करने के लिए ही इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं कि पार्टी जो भी केंद्र सरकार का फैसला था वो सही था और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिस्सेदार हैं। तो ये दोनों ही पार्टियों की मिली भगत क्यों ना मालूम है? देखिए वाहिद साहब, एक चीज मैं बताता चलूं कि
जब यही पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस में थी तो ये देशभक्त थी, देश के हित में काम कर रही थी। और जैसे कि मैंने कल बात की, वहीद और रहमान पारा जिनको टेरर एक्ट में, ये टेरर लिंक में इनको जिनको गिरफ्तार किया गया है। सज्जा साहब देखिए सुनिए मेरी बात समझिए। मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा है। मैंने सवाल ये पूछा है कि ठीक है, ये गिरफ्तारियां भी होंगी और पार्टियां जीत के जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी वो जीते, तमाम पार्टियां भी चाहेंगी वो जीते। मेरा सवाल इतना है कि ये तमाम पार्टियां जबकि भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सेदार बन रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, तो हाँ, ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने कई बार, इन पार्टी के लीडर्स ने भारतीय संविधान के अंदर रहते हुए हलफ लिया है, इख्तिदार में रहे हैं, झंडे को लहराया है। मिलिटेंसी के सख्त तरीन माहौल में उन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को कश्मीर के सरजमीन पर लहराया है, अपने वर्कर्स को खोया है मिलिटेंसी में, इंडिया के आइडिया को जो है वो इंडिया की एडवोकेसी करते हुए, आइडिया को एडवोकेट करते हुए। लेकिन आज एकदम से यही सारी पार्टियां एंटी नेशनल, प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना जो बना दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो मुझे इसमें बीजेपी का अपना स्वाद नजर आ रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बीजेपी भी जानती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो बीजेपी बड़ी आसानी से किसी आम डिसेंट वॉइस के खिलाफ, खासकर अगर वो डिसेंट वॉइस मुसलमान हो या कश्मीरी हो, उसके खिलाफ बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वो उसी हरबे के इस्तेमाल किया। जी आपने बहुत ही माकूल जवाब दिए। सज्जा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बर्फ़ को थोड़ा एंजॉय कीजिए, लोगों के जहन में भी दिल्ली तक इस बर्फ़ की ठंडक को थोड़ा सा भेजिए। ऐसा लगता है कि ये जो कश्मीर में बर्फ़ है वो भी जो दिलों की आग है उसको तो कम शायद वो ठंडा नहीं कर पा रही है, मगर जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है वहाँ भी आग का जो हालात है दिलों में वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो दिल्ली तक पहुँचाइए, नॉर्थ तक पहुंचाइए, और मेरा सबको कश्मीर में सलाम कहिए, दरास में और कारगिल में सलाम कहिए। इंशाल्लाह हक और इंसाफ के साथ 4 टीवी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो हम अब तमाम इसमें टेक्निकल पहलू आखिरी तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में असरात डालेंगे, इन सब को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। शेख मंजूर साहब के पास चलेंगे सजा साहब के बाद, उनसे भी जानेंगे कि दरअसल इसका अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में क्या असर होगा, और ये जो एक झुंझुना जिसे मैं कहूँगा इस वक्त बजाया जा रहा है, या इसका असल मकसद क्या है और इससे कितनी कामयाबी या सफलता मिलेगी, इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधे इस वक्त शेख मंजूर साहब के पास। मोहतरम शेख मंजूर साहब जो एक्स एडिटर हैं यूएनआई के भी, और एक लीजेंड जर्नलिस्ट हैं जो बड़े बड़े इवेंट जो है वो कवर करते रहे हैं। पुराने पीएम इवेंट्स को भी विदेशों तक उन्होंने कवर किया है, और बहुत ही अच्छी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जितने सवालात हमने उनसे किए हैं, हम थोड़े से मंजूर साहब से अलग सवाल करेंगे। मंजूर साहब, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम 4th व्यू में। शुक्रिया। हाँ बताइए जनाब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ जो एक मसला है कि हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि गैंग जो है वो चुनाव लड़ रहा है या गैंग इकट्ठा हो गया है कश्मीर में, एक तो ये मसला है। एक तरफ तो इनको ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या अमित शाह साहब नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई हिस्सा ले और वो बायकाट कर दें इलेक्शन का, या फिर जो है वो एक तरफ एक पहलू तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा पहलू ये है कि जब ये तमाम पार्टियां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा ले रही हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये तासुर जाएगा, जिससे ये माना जाएगा कि कश्मीर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तमाम पार्टियां, लोकल बॉडीज़ और लोकल जो पीपल्स हैं और जो अभी तक प्रतिनिधित्व करती रही हैं कश्मीर का, वो पार्टियां फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेकर चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरफ से मैं ये जानना चाहूँगा कि अमित शाह साहब क्या चाहते हैं, और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, तो इसमें पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, सभी पार्टियां इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि एक तरह से जो केंद्र सरकार का फैसला है ये उसको समर्थन कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं दोनों बातों को?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये आपकी बात सही है, जब भी कोई डेमोक्रेटिक या इलेक्टोरल प्रोसेस है, जितनी जमातें इसमें शिरकत करेंगे, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की मिसाल है, बन जाती है। जैसे आपने कहा, अगर कश्मीर में जो पिछले 2 सालों के दौरान हालात रहे, अगर इसमें लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज या मेन स्ट्रीम पार्टीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी ये एक इंडिकेशन जाएगी वहाँ पर लोगों को डेमोक्रेटिक सेटअप पर किसी तरह का एतमाद है। अब दूसरी तरफ ये देखिए, बीजेपी हर एक चीज को, जहां उनको वादा लगती है, उनके इलेक्टोरल जो गेन्स है इसमें किसी किस्म की वादा आ जाएगी, तो वो इसको एक गैंग के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो गैंग है, इसमें ये जो मेंबर्स हैं वो बीजेपी के पार्टनर्स ही है। अगर आप देखेंगे, एनसी ने लेह में, करगिल के इलाके में, दे आर पार्टनर्स विद बीजेपी। उस वक्त वो बात उसको हजम करते हैं। अभी अब साल में देख रहा था, इवन हैदराबाद में जो लोकल इलेक्शन में है, बीजेपी एग्रेसिवली इसमें कैंपेन कर रहा है, और कुछ ऐसे, यानी कि कैंपेन में बहुत सारे डिविसिव टाइप की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करता है। हाँ, बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट ने, बल्कि एक लीडर ने, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की धमकी दी है और सर्जिकल स्ट्राइक जो है पुराने हैदराबाद में करने की बात की है। एक तरह से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को एनकैश करने और देश में माहौल बिगाड़ने वाली जो बातें हैं, जिन बातों को हैदराबाद की दूसरी पार्टियों को लेकर तमाम मीडिया शोर मचाता रहा था, उससे भी खतरनाक तरीके से बोला है और मीडिया खामोश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो मंजूर साहब यही जानना चाह रहा था कि दरअसल एक तरह से जब ये पार्टियां तमाम इलेक्टोरल सिस्टम में हिस्सा ले रही हैं, जमहूरियत में हिस्सा ले रही हैं, तो दोनों बाहें पसार कर भारतीय जनता पार्टी को इनका खैर मकदम करना चाहिए था, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये जवाब देने का काम कर रही है कि भारतीय केंद्र सरकार में इन तमाम पार्टियों की गहरी आस्था है, गहरा यकीन है, और वो सब इनके बनाए गए सिस्टम को अप्रूव करती हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा ले रही हैं। बजाय इनको अप्रिशिएट करने के, इनको इस तरह के लफ्जों के कहने का सही मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक और बात है इसमें। पहली बात ये थी कि बीजेपी को ये उम्मीद ही नहीं थी जो गुपकार अलायंस है वो इन लोकल पार्टीज के ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इलेक्शन है इसमें हिस्सा लेगी। हालांकि हमें पहले से ही ये एक था कि इसमें कांग्रेस और सीपीएम ये किसी तरीके से हिस्सा लेगी, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये लग रहा था कि शायद हिस्सा नहीं लेगी। और बीजेपी ये दिखाना चाहता था कि आफ्टर 370 देखिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन जब इन पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, इससे बीजेपी अनर्व हुआ। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करेंगे इसको लिए, इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि पहले ही 5-10% जो है ग्रैंड अलायंस के जो नॉमिनीज है वो अनअपोज्ड भी इलेक्ट हो गए हैं, कहीं कहीं जगह हो गए हैं। और दूसरी बार ये तकरीबन तय है, 80 वैली में तकरीबन 80% सीटें लोकल पार्टीज को ही जाएंगी, बीजेपी को इसमें ज्यादा फायदा। इवन इन जम्मू में भी अगर इलेक्शन सही तरीके से लड़ा जाएगा, बीजेपी परफॉर्मेंस विल नॉट बी एज गुड। अब वो ये दिखाना चाहते थे कि हमने, हमारी वजह से देखो हमें कितनी सीटें आई, कि हमने ये उठाया। अब इनका ये जो नैरेटिव जो है वो शायद कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, इसलिए इनमें एक किस्म की बौखलाहट जैसी आई है। और ये इनको दिखाना चाहते हैं, कभी कहते हैं ये भी यानी कि सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ये गवर्नमेंट पिछले 8 साल से हुकूमत में है और कभी कहते हैं फंडिंग है। अगर है तो इन्होंने क्यों नहीं वो पेश किया, क्या कर रहे थे ये 8 सालों के दौरान? क्या इस वक्त जब तक इन तक शूट कर रहा था कि पीडीपी 2018 तक शूट किया तो उसके साथ हुकूमत चली, फिर नया कहा ये लोग खराब है, तो जब तक इनके साथ है सारा ठीक है, जब तक इनके साथ नहीं है कोई चीज ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी ही डेमोक्रेटिक सेटअप में चलेगा।
जी तो मतलब ये है कि इन्होंने ये भी चाहा था साथ साथ में कि एक तो हमने जो फैसले किए वो सही हैं और उस फैसले से जनता इतनी खुश है कि डोमिसाइल देने के बाद इलेक्टोरल मतलब वहाँ जो वोट है वो बढ़ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीत गई। तो यहाँ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर भारत के हितों के लिए भारत का झंडा उठाकर चुनाव लड़ती रही थी और इस हिस्से में भी वो मिलकर चुनाव लड़कर हराकर यह पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कदम सही नहीं था। तो ये पार्टियां यही साबित करना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। मगर एक बात तो फिर भी आती है ना मंजूर साहब, ये ठीक है, तमाम पार्टियां मिलकर जो चुनाव लड़ रही हैं वो ये साबित कर देंगी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, इसलिए लोग उससे खुश नहीं है। मगर उसके बाद भी भारत की तमाम जनता, तमाम मीडिया को ये एप्रिसिएशन तो करना चाहिए कि वहाँ की जनता डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट डालकर हिस्सा लेने जा रही है और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां जो भारत ने निज़ाम बनाया है, नए निज़ाम में इलेक्शन लड़ने के उतर गई हैं। इनको एंटी नेशन कैसे कहा जा सकता है, इनको एंटी इंडिया कैसे कहा जा सकता है? इनका खैर मकदम तमाम मीडिया, तमाम सरकार, जो भी केंद्र सरकार है, वो होम मिनिस्टर अमित शाह, ये लोग जो हैं क्यों इनका खैर मकदम नहीं कर रहे हैं? दरअसल चाहते क्या हैं? क्या मुसलमान होना अब इस देश में भारी गुनाह होता जा रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे इससे पहले लद्दाख में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, वहाँ भी बीजेपी को पिछली बार 19 सीटें आई और इस वक्त उन्हें 5 सीटों वो हार गई, फर्दर 14 पर ही आए, जबकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस 4 से 9 तक पहुँच गई। ऐसा ही कारगिल में है। और अब ये जो इलेक्शन हो रहा है, अगर ये जाएंगे, ये एक किस्म का इनको लग रहा है ये मैंडेट जो उन्होंने किया है ये इसके खिलाफ एक वोट है। हालांकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। ये जो गुप्कार अलायंस, इन्होंने बार बार ये कहा कि हमारा जो मेन एम है रेस्टोर करना 370 को है। वो कैसे करेंगे? एक तो लीगल बैटल है, बहुत सारे केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी कब सुनवाई होगी, क्या डिसीजन होगा। दूसरा, वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा अगर वोट भी होगा, मैंडेट भी होगा, इसी के लिए होगा कि हम चाहते हैं रियासत को एक स्टेटहुड दिया जाए और जो 370 का जो है इसको रेस्टोर करे। अब बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये है, बीजेपी ने 370 किया लेकिन उसको पता नहीं है इसके बाद क्या करना है, कैसे इसको करना है, कैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में जुड़ना है। अगर आप देखेंगे वायलेंस इतनी बढ़ गई है पिछले 1 साल के दौरान, जो पिछले 6 सालों के दौरान नहीं। हर दिन कोई ना कोई अटैक होता है। तो यहाँ से ये कहते हैं सारा कुछ ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोगों में रोष है, बिजली नहीं है, 8-8 घंटे का ये जो है शटडाउन रहता है, बिजली पावर कट्स रहते हैं। तो ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं आई है, कुछ नहीं होता है। तो किया तो क्या क्या इन्होंने? सबसे बड़ी बात यही है कि इनको ये दिखाना चाहिए था कि भाई अगर 1.5 साल अब हो गया, 1.5 साल में क्या इन्होंने किया फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ताकि उनको लगे कि हाँ जो डिसीजन इन्होंने लिया था वो सही है। ये अब कश्मीर की बात ही नहीं है, अब ये मसला जम्मू में भी आ गया है। जम्मू में भी लोग इनको क्वेश्चन कर रहे थे, भाई क्या किया आपने जो उनकी आइडेंटिटी थी, चाहे डोगराल थी, चाहे लोकल लोगों को, उनको लगता है हमारी आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो रही है। इसलिए ये सारा ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, डब कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल है, वो है। ये डेमोक्रेसी के लिए खराब चीज है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक कोशिश ऐसी करनी चाहिए जहां हम मुल्क को इत्तेहाद मुतहद रखे और इसमें किसी किस्म का भेदभाव न करे। इसी से मुल्क तरक्की करता है, न कि नफरत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 अलग अलग एक्सपर्ट से बात की और तमाम तासुरात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसमें मेरे जो सवाल था उसका मुकम्मल तौर पर किसी ने जवाब नहीं दिया, थोड़ा दाएं बाएं कहा। मगर एक बात मैं आप लोगों को, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि
कश्मीर के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेकर चुनाव लड़कर ये साबित कर रही हैं कि उन्होंने भारत की सरकार के फैसले को तस्लीम किया और जनता वहाँ वोट डालकर ये फैसला ये तासुर दे रही है कि उन्होंने भी इस मामले को फिलहाल तस्लीम किया। नाराज़गी अलग हो सकती है, वहाँ की लोकल बॉडी, लोकल पीपल और लोकल आने वाली सरकारों का ये एक जो उनका ख्यालात है कि किस तरह के कानून वहाँ बनाए जाएं, 370 को रिस्टोर किया जाए, 35A को बहाल किया जाए। हालांकि ये बात साफ हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अलावा जम्मू के इलाके में भी लोगों में नाराज़गी पाई जाती है, मगर फिर भी एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि क्या ये केंद्र सरकार का रवैया सही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेने वालों को भी थ्रेट किया जाए या उन पर इल्ज़ाम लगाए जाए या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिनसे उकसावा हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचे। दरअसल ये केंद्र सरकार या ऐसे लोग या ऐसा मीडिया क्या चाहता है? क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश में एकता की कहीं गुंजाइश होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी और मेरे ख्याल से आप लोग भी एक बार सोचिएगा कि बहरहाल मामला किस तरफ जा रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। देखते रहिए 4 TV न्यूज़।